गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिए मुझे, जो जो ऑनलाइन है। पार्थिव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। कौन कौन ज्वाइन हुआ है? आप अकेले ही हो, है ना? सर अभी तो यस सर अभी अकेला। एक बार ना ग्रुप में मैसेज डाल दो एक बार, अगर आ सकते हैं तो आ जाए, अदरवाइज फिर हम शुरू करते हैं, बिकॉज 5 मिनट हम वैसे ही निकाल चुके हैं। ठीक है, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, फिर प्रे करते हैं। ठीक है, चलो। सो आज पढ़ेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज। गुड़िया डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, रुक जा, मैं लेके आऊंगा। देखो आप बैठ जाओ। उन दोनों लड़कियों को एक बार रिमाइंडर डाल देना। मनीष और मनीषा है, कौन सी है वो, और एक और है वो अपने, हाँ, वो अपनी क्लासेस बहुत ब्रेक कर रहे हैं, फिर कोर्स के बारे में ना बोला जाए। हाँ, फिर नहीं, प्रार्थी तो रेगुलर है। वो बाकी दोनों बच्चियां हैं, वो ब्रेक करती हैं क्लासेस। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रार्थी कहाँ तक हमने कंप्लीट किया था? एक बार मुझे इन्फॉर्म करो, कहाँ तक हम पहुंचे थे लॉजिकल रीजनिंग में? कल फैलिसीज पढ़ा रहे थे, मतलब लास्ट क्लास में। उसके बाद फैलेसीज में हमने इनफॉर्मल फैलेसीज की या नहीं की? यस सर की थी सर। 6 उसकी फैलिसीज पढ़ी थी हमने, एग्जिस्टेंशियल हाँ, सो हमने फॉर्मल पढ़ी थी। फैलेसीज हमने पढ़ा था, फैलेसीज में फॉर्मल फैलेसीज को। फैलेसी हमने दो टाइप की बताई थी, राइट, और इनमें हमने कवर किया था अपना फॉर्मल फैलेसी को। फॉर्मल फैलेसी, और मैंने ये बताया था कि फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? क्या होती है फॉर्मल फैलेसी? जिसके स्ट्रक्चर में कुछ एरर आ जाए, जैसे P1, P2, राइट, P3, ओ सॉरी, कंक्लूजन, है ना? सो जब किसी आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसे फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल के रूप में, मान लो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और इसका कंक्लूजन में अगर नेगेटिव दे तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव दे दूं तो भी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो जब फॉर्मल फैलेसी होती है, जब किसी आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में कोई गलती की जाए, उसे फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? इनफॉर्मल फैलेसी, ध्यान से सुनना, P1, P2 एंड कंक्लूजन। P1, P2 एंड कंक्लूजन, यानी कि आपको देखने के थ्रू, जब आप इस स्टेटमेंट को, इस आर्ग्यूमेंट को देखोगे, तो आपको ये P1 भी सही लगेगा, ये एक्चुअल में सही होगा भी, P2 भी सही होगा, और कंक्लूजन भी सही होगा। फिर एरर किस टाइप का आएगा? इसमें आएगा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर यानी कि कहीं ना कहीं एरर में जो गलती की गई है, जो आर्ग्यूमेंट में गलती की गई है, वो लॉजिक लगाने में की गई है। समझ में आ रहा है? जब लॉजिक में कोई एरर किया गया होगा, उसे इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने, अपने मॉम के साथ में एक छोटी सी बच्ची जा रही थी, उसने क्या किया,
कि रास्ते में एक टॉय की शॉप देखी। टॉय की शॉप देखकर उसे एक टेडी बियर बड़ा पसंद आया। उसने अपनी मॉम से कहा कि मैं मॉम, मुझे वो टेडी बियर चाहिए। एंड एट दिस कंडीशन, मॉम अगर टेडी बियर खरीदती है तो 2000 रुपीज का नुकसान हो जाएगा, है ना। और अगर बच्चे को टेडी बियर नहीं मिला तो बच्चा रोएगा और परेशान करेगा। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए मम्मी ने कंक्लूजन एक स्टेटमेंट पास किया और क्या कहा कि नहीं नहीं गुड़िया, जल्दी से घर चलते हैं, मैंने आपके लिए आइसक्रीम बनाई। राइट। सो हमने क्या किया, अब स्टेटमेंट दोनों सही थे, स्टेटमेंट दोनों सही थे, कंक्लूजन भी सही था, लेकिन उन्होंने क्या किया, माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, लॉजिकली माइंड को डिस्ट्रैक्ट सॉरी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। अक्सर हमारे घर में हमारी फैमिलीज भी, हमारी मदर्स खासकर, जैसे आपने देखा होगा बड़ी फेमस सी एक लाइन चलती है टिकटॉक वगैरह पे कि जो सब करेंगे क्या तू भी वही करेगी, या जब सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तू भी कुएं में कूदेगी। इसे एड वर्कंडियम एरर बोलते हैं। यानी कि हमारी मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने एक एरर का, एक आर्गुमेंट में एक फैलेसी का यूज किया है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता। सो जब हमारे आर्ग्यूमेंट में हम लॉजिकल एरर, जो तर्क लगाते हैं, वो जब गलत लगा देते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी से कुछ फैलेसीज के नाम हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। हम इन 10th फैलेसीज को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो फैलेसी का नाम है एड वर्कंडियम, एड इग्नोरेंसियम, एड इग्नोरेंसियम। इसके नोट्स मैंने सेंड किए हुए हैं आप सबको, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, अदरवाइज मैं फिर से कर दूंगा। नहीं सर, इसमें वाला नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, मतलब फॉर्म दिया हुआ ठीक है, है, इनफॉर्मल नहीं दिया। मैं इसको सेंड कर दूंगा, है ना। मुझे एक बार मैसेज डाल देना। ऑफ इक्विवेकेशन, ऑफ इक्विवेकेशन। Fallacy of equivocation, ad populum, ad populum, ad workandium, ad workandium, hasty generation, hasty generalization, जनरलाइजेशन फैलेसी। फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉमैन फैलेसी, स्ट्रॉमैन फैलेसी, फैलेसी ऑफ स्लिपरी डाउन, SLIPPERY, स्लिपरी डाउन। फिर है आपकी मिडिल ग्राउंड फैलेसी, मिडिल ग्राउंड फैलेसी। और फिर आपकी रेड हेयरिंग फैलेसी, रेड HERRING फैलेसी। एंड लास्ट है आपका, बस खत्म।
अब हम इन फैलेसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत इंटरेस्टिंग से इनके पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान से एक बार क्लियर करेंगे। देखो ध्यान से, और जरूरत नहीं। एड इग्नोरेंशियम, एड इग्नोरेंशियम का मतलब होता है इग्नोर करना। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है इग्नोर करना। इसके अंतर्गत जो फैलेसी की जाती है, जो एरर एक आर्गुमेंट में किया जाता है, वो इस आधार पर किया जाता है कि मैं ये बात नहीं मानता, मैं ये बात नहीं मानता। यानी कि कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट जो प्रूफ नहीं हुआ है, उसे मैं मानना, उस आर्गुमेंट को, उस स्टेटमेंट को मान्यता ना देना ही एड इग्नोरेंशियम होता है। जैसे मैं भगवान को नहीं मानता बिकॉज किसी ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया कि भगवान है। ठीक है, आपके जो नोट्स है उसमें भी यही एग्जांपल दिया गया है। एड इग्नोरेंशियम में एक ऐसे तथ्य पर, एक ऐसे पॉइंट पर बिलीव न करना जो प्रूफ नहीं हुआ है, उसे एड इग्नोरेंशियम कहते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं? राशि बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं? यस डियर, प्राची भी हैं आगे का। हाँ डियर, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सर ये थोड़ा कैमरा इधर हाँ। कर दीजिए, थोड़ा वो साइड पर दिख नहीं रहा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अब ठीक है? बस ये सर, ऐसे बस लगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पर आगे आपको समझ में आया बेटा? एड इग्नोरेंशियम होता है ऐसे तथ्य पर विश्वास न करना जो अभी तक प्रूफ न हुआ हो, उसे एड इग्नोरेंशियम फैलेसी बोला जाता है। क्लियर है? इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको कुछ फैलेसीज के नाम देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन सी है। तो हमें नाम पता होना चाहिए। अलग से एक स्टेटमेंट देके भी पूछ सकते हैं बताओ कि कौन सा एरर हुआ है, कौन सी फैलेसी का यूज किया गया है। राइट? सो नेक्स्ट होता है फैलेसी ऑफ इक्विपमेंट। मैं आपको फैलेसी ऑफ इक्विपमेंट के लिए पहले एक एग्जांपल देता हूं। यू नो दैट कि बार्क माने क्या होता है? भौंकना होता है। और बार्क माने पेड़ की छाल भी होता है, आप जानते हो। यस, ऑनलाइन क्लास। बार्क माने बार्क माने भौंकना भी होता है और बार्क माने पेड़ की छाल भी होता है। राइट? ये वर्ड सेम है, ये स्ट्रक्चर में वर्ड दोनों सेम है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है या नहीं? लेकिन अगर मैं इन स्ट्रक्चर के माध्यम से इनके मीनिंग को सेम कर दूं तो मैं गलती करूंगा या नहीं करूंगा? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऑल डॉग्स हैव बार्क या ऑल डॉग बार्क्स, सारे कुत्ते भौंकते हैं। एंड द ट्रीज हैज ऑल्सो बार्क्स, पेड़ों के भी पास छाल होती है। सो वी कैन से दैट कि ऑल डॉग्स आर ट्री, कि सारे पेड़ कुत्ते हैं, ऐसा बोला जा सकता है? ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सेम वर्ड को, जो वर्ड दिखने में स्ट्रक्चर में सेम है, उसके मीनिंग को एक बना दिया। इक्विकेशन एक बना देना, ठीक है? और इनका अर्थ तो था अलग अलग, हमने उन्हें एक साथ मिला के उसे क्या कर दिया? एरर कर दिया। तो इसे बोलेंगे फैलेसी ऑफ इक्विपमेंट, एक जैसी दिखने वाली चीजें। ठीक है? इसी पे एक एग्जांपल जो आपके नोट्स में अवेलेबल होगा वो ये था कि एक पंडित जी ने एक आदमी से कहा कि सब अच्छा होगा, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। ठीक है? अब उनका जो एक बेटा था वो बड़ा निकम्मा टाइप था, वो पढ़ता लिखता नहीं था। राइट? तो उन्होंने विश्वास किया कि वो इतने ये सब न करने के बावजूद भी पास हो जाएगा। ठीक है? एंड एट लास्ट रिजल्ट में जब वो फेल आया तो वो पंडित जी के पास कहा कि आपने बोला था कि मैं विश्वास करूंगा तो सब सही हो जाएगा, मैंने तो विश्वास किया था। लेकिन उसने क्या किया? विश्वास वर्ड का जो यूज किया है ना, वो गलत तरीके से कर दिया।
उन्होंने विश्वास करने के लिए कहा था भगवान पे, कि भगवान पे विश्वास करो सब अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने विश्वास किस पे किया? अपने बेटे पर। तो जो वो विश्वास वर्ड था उसका सेम होने की वजह से दूसरी जगह यूज कर लिया। ठीक है, इसे फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन कहते हैं, यानी कि एक जैसी चीजों को देखने की वजह से जो हम अपने आर्गुमेंट में मिस्टेक कर जाते हैं समझने में, लॉजिक में, उसे हम फैलेसी ऑफ इक्विवेकेशन। एड पोपुलम, एड पोपुलम आप सबने, एक तो हमारा एड इग्नोरेंस खत्म हो गया, फैलेसीज ऑफ इक्विवेलेंट खत्म हो गया। अब हम एड पोपुलम की बात करेंगे। तो एड पोपुलम के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने सुना है भेड़चाल? भेड़चाल के बारे में सुना है? जिधर एक भेड़ चलती है सब उधर ही चलते, राइट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो सब लोग कर रहे हैं और हम भी उसे ही करना शुरू कर दें, राइट। जैसे रोड पर चलाने वाले बाइकर थे, रोड पर चलाने वाले, वो बहुत स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो मैं भी बड़ी तेज स्पीड से बाइक चला रहा था और पुलिस ने मुझे रोक लिया। तो मैं पुलिस को आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, मैं उनको स्टेटमेंट देता हूं कि वो भी तो इतनी तेज बाइक चला रहे थे, तो मैंने चलाया, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो, उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हो? तो ये मैंने अपने आर्ग्यूमेंट में फैलेसी की है। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, इस टाइप का कोई भी लॉजिक क्या होता है? एड पोपुलम एरर होता है, यानी कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, उस फैलेसी को बोला जाएगा एड पोपुलम। पोपुलम यानी कि जो पॉपुलर होती है, कि मैंने 10th किया मैथ से, मुझे नहीं पता। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने 10th मैथ में लिया था क्यों, तो मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और बस हमने इसलिए कर लिया कि हमारे भैया थे, उन्होंने, हमारी सिस्टर थी, उन्होंने भी मैथ से किया, हमारी बहन थी, वो हमारे भैया थे, उन्होंने भी जो है मैथ से किया, तो हमने भी मैथ से कर लिया। हमें पर्सनली ये नहीं पता कि हमने मैथ 10th में मैथ लिया क्यों, हमें 12th में भी नहीं पता था। सो जो सब कर रहे हैं उसी एक्टिविटी को मैं कर रहा हूं, इसे बोलते हैं एड पोपुलम फैलेसी। बताओ क्लियर है या नहीं? कंफर्म करो। यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे एड वर्कंडियम। एड वर्कंडियम पहले मुझे आप बताएंगे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ऑथोरिटी, अपील टू ऑथोरिटी। So can anyone define me what is the meaning of appeal to authority? Because this attach with them. So can anyone, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, एक फैलेसी है, फॉर्मल फैलेसी, जिसका नाम है अपील टू ऑथोरिटी, राइट। और मैंने सर उसमें बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, हाँ यस सर, कल आपने बताया था कि जैसे कोई गवर्नमेंट कुछ भी काम कराने के लिए बोलती है, जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था, जैसे कोरोना के टाइम पे दिया जला रहे थे, तो मतलब उनकी वेरी बातों गुड, में थोड़ा वो होता है, तो हम इसलिए वो सारे काम करने लग जाते हैं। वेरी वेरी गुड। एड वर्कंडियम का जो मैंने मीनिंग बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था, मीनिंग मैंने आपसे ये बोला था, एक ऐसे इंसान पे, एक ऐसे आर्ग्यूमेंट पे, एक ऐसे इंसान पे विश्वास कर लेना जिसकी उसे ऑथोरिटी प्राप्त है। जैसे कि एक मैंने मैनेजर का भी एग्जांपल दिया था, उस फील्ड में उसे एक ऑथोरिटी प्राप्त है, सो हमने उसकी बात पर बिलीव कर लिया और क्या कर दिया? एरर कर दिया। एम आई राइट? मोदी जी का भी दिया था आपने। यस डियर। क्या बेटा? हेलो, प्रागी आवाज आ रही है? कुछ बोल रही थी बच्ची, एकदम से चुप हो गई। प्रागी आपको आवाज आ रही है? एक बार क्लियर करना बेटा। प्रागी आवाज आ रही है बेटा? सर आगे तो है ही नहीं। बेटा आपकी दोस्ती प्रागी है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एड वर्कंडियम की। ये एड वर्कंडियम पूरी तरीके से उसे ही फॉलो करता है, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट है, ये भी ऐसे बातों को नहीं मानता या उस पर अपील करता है। किस पे? चलो मैं पहले एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने देखा है ये वो है ना विमल पान मसाला, है ना? विमल पान मसाला हो गया, उसका ऐड करता है अपना ये अजय देवगन है, शाहरुख खान है, और अक्षय जी भी आ गए थे उसमें।
एक जो दीपिका पादुकोण है वो ऐड करती है किसका, लक्स साबुन का, है ना। सो क्या उन लोगों को इस चीज में एक्सपर्टता हासिल है? क्या अजय देवगन या शाहरुख खान डेफिनेटली बता सकते हैं कि विमल में क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया जाता है? क्या दीपिका पादुकोण बता सकती है कि लक्स साबुन में कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है? और क्या दीपिका पादुकोण ने कभी लाइफ में लक्स साबुन को यूज किया होगा? उसका साबुन इतना महंगा होगा कि इतने में 10,000 लक्स आ जाएगी, राइट। लेकिन फिर भी हम उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग यह है कि एक ऐसी बात पर, एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर लेना जिसमें उसे उसकी एक्सपर्टता या विशिष्टता हासिल नहीं है, उन्हें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी हम भरोसा कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, विमल खाना अच्छी बात है क्योंकि अजय देवगन ने बोला है कि ये क्या है, बोलो जुबा केसरी है, तो अच्छी बात है, चलो खा लेते हैं। सो फिर भी क्योंकि उन्हें उनका नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं। सो इसे यहां से भी लर्न कर सकते हैं, एड वर्कंडियम यानी कि एडवर्टाइजमेंट। एक ऐसी बात पर, एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर लेना जिसे उस फील्ड में नॉलेज नहीं होती, और तब अपने आर्गुमेंट में फैलेसी करना, ठीक है। सो जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि आपने लक्स साबुन क्यों खरीदा। मैंने किसी से क्वेश्चन किया कि आपने लक्स साबुन क्यों खरीदा, सामने वाले ने क्या मुझे अपना स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो भी उसने पास किया वो क्या पास किया, क्योंकि दीपिका पादुकोण इसका ऐड करती है सो मैंने खरीद लिया। यानी कि दे हैव नो ए गुड रीजन, उसके पास एक अच्छा रीजन ही नहीं है। दीपिका पादुकोण ने ऐड किया है इसलिए उसने खरीद लिया, नहीं किया होता तो शायद नहीं खरीदता। जैसे कि थम्स अप का सलमान खान जी ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग थम्स अप पीते हैं, उनसे पूछो आप कि आप पेप्सी क्यों नहीं पीते या फिर आप स्प्राइट क्यों नहीं पीते, तो अगर वो ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं पीते, अगर वो ये कहते हैं कि हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता उनका, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो इसलिए थम्स अप का यूज करता हूं या पेप्सी का यूज करता हूं क्योंकि सलमान खान का एडवर्टाइजमेंट है, तो वो एड वर्कंडियम फैलेसी है। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेस्टी जर्नलाइजेशन फैलेसी। हेस्टी जर्नलाइजेशन का मतलब होता है, हेस्टी माने होता है तेजी से, जर्नलाइजेशन डिसीजन पर पहुंच जाना, किसी डिसीजन पर बहुत जल्दी पहुंच जाना। जैसे मैं रोड से जा रहा था, रोड से जाते जाते मैंने देखा एक स्कूटी जमीन पे गिरी हुई है और मैंने एकदम से बोला कि एक्सीडेंट लड़की का हुआ होगा। एक स्कूटी सड़क पे गिरी हुई थी और मैंने एकदम से जर्नलाइजेशन कर दिया कि शायद लड़कियां स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट कम होती हैं तो ये एक्सीडेंट लड़की का हुआ होगा, राइट। एक जो आपके इसमें आपके जो नोट्स में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ना मैनेजर था, वो मैनेजर क्या था कि उसके स्टाफ में एक गर्ल और एक बॉय, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अच्छा वर्क करते थे, मेहनत करते थे। तो एक दिन वो बॉस रास्ते से जा रहा था तो उसने अपने उन एम्प्लॉयज को देखा जो एक इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। तो जब वो इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, उनके पास जो बॉस थे, उनके बॉस ने जाते ही अपने मैनेजर से बोला कि जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं सबको उस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भेजो, क्योंकि वो जो दो आदमी है, दो एम्प्लॉय है जो हमारे दो, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं। तो ये क्या था? हेस्टन जर्नलाइजेशन फैलेसी। एकदम से डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो मेहनती ज्यादा हो, वो मेहनत ही ज्यादा करते हो, तो हमने लॉजिक गलत लगाया। उनका मेहनती होने का कारण ये होगा कि वो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके मेहनती होने के कि वो मेहनत करें, राइट। सो ये आपका हेस्टिगन जर्नलाइजेशन फैलेसी। स्ट्रोमोन फैलेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से नायक मूवी किस किसने देखी? ऑनलाइन वाले कोई बताओ मुझे, एंड इसमें एक बार यूट्यूब ऑन करो।
स्ट्रॉमैन फॉलेसी के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, ध्यान से बताना मुझे एक बार कि आप लोगों में से किस किस ने नायक मूवी देखी अनिल कपूर की, क्योंकि स्ट्रॉमैन फॉलेसी को वहां से याद रखना बेहद इजी है। यस एनीवन? बोलो भाई, चुप कैसे हो गए आप लोग? बोलो बेटा कुछ। सर देखिए, चलो तो उसी का एक सीन देखते हैं। गिव मी 2 मिनट्स ओनली, ठीक है? ये भी एक पॉलिसी है, ध्यान से देख लेना। ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है। कौन सी पॉलिसी हो गई है? एडवर्कंडियम पॉलिसी, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूं। खाना खाता है क्या है? ह्यूमन राइट्स करके 18 सेक्शन है, लेकिन कुछ छपवाया था आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब ध्यान से सुनना, ये इनसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करते हैं और इन्हें जवाब क्या मिलता है। घर घर में बिजली पानी राशन होगा, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, फिर वो खुशहाली आएगी, बजाय जाएगी। सबसे ज्यादा मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ क्यों? नहीं हुआ। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था है, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भटकाना चाहते हो? मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले चले आएंगे। इसके लिए एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो, वहां भी नौकर नहीं करता। तुम समझ नहीं रहे हो, इस हुई और कितने लोगों की गरीबी कम हुई, तब तुम कितने कानों का ताज पिछले देखो भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। सर, ये मेरे सवाल का जवाब। अब ध्यान से सुनना। तुम समझ नहीं रहे हो। एक दिन के लिए सीएम बनते देखो, चल जाएगा। सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दिस इज द पॉइंट। अब ध्यान से सुनना। अनिल कपूर अमरीश पुरी के साथ जब बातें कर रहा था तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन थे कि देश में उसकी वजह से क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, राइट? लेकिन अमरीश पुरी के पास अनिल कपूर की बातों को अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई आंसर नहीं था। उसने क्या किया? उसने एक अलग क्वेश्चन बनाया। और क्या क्वेश्चन बनाया कि आप मेरी जगह कुर्सी पर बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि मैं कितने कांटों के ताज पर बैठता हूं। अनिल कपूर ने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। दिस इज योर स्ट्रॉमैन फॉलेसी। यानी कि जब सामने वाली पार्टी हमारे आर्गुमेंट का डायरेक्ट काउंटर अटैक नहीं कर सकते तो उसका एक छोटा स्ट्रो बना लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। अनिल कपूर के सवालों का जवाब डायरेक्ट अमरीश पुरी नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने क्या किया कि एक स्ट्रोमैन बनाया, एक छोटा क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला जो उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके, क्योंकि अपने से कमजोर पर काउंटर अटैक करना इजी होता है। यही होती है आपकी स्ट्रोमैन फॉलेसी। स्ट्रोमैन फॉलेसी यानी कि जब हम किसी आर्गुमेंट को काउंटर अटैक नहीं कर सकते तो उसका एक स्ट्रो बनाते हैं, एक उससे छोटा कमजोर क्वेश्चन बनाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। दिस इज योर स्ट्रॉमैन फॉलेसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनता है।
बताओ समझ में आया या नहीं? यस, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राची बोलो बेटा। हाँ जी सर, सर आगे आगे समझ। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैलेसी ऑफ स्लिप्रो। स्लिप्रो को पता है क्या क्या होता है? बर्फ पर फिसलना। आपको पता है कि अगर बर्फ में आप किसी चीज को अगर फेंक दो तो बर्फ के जैसे जैसे वो ढलान पे जाएगा उस पर बर्फ चिपकती चली जाएगी और वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना? होता है ऐसा? सो ये फैलेसी ऑफ स्लिप्रो बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसके लिए भी मैं आपको एक मूवी का एक अच्छा सा सीन बताने वाला हूं जिसको आपको लर्न रखना है और खुद देखना है। हिंदी मीडियम मूवी, हिंदी मीडियम मूवी को देखना। उसमें जो इरफान खान, शायद इरफान खान उस मूवी में हीरो हैं। सो उनकी जो वाइफ रहती है और उनके बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं हो पाता। तो जो इरफान खान की वाइफ रहती है वो कुछ स्टेटमेंट पास करती है और वो स्टेटमेंट क्या होते हैं ध्यान से सुनना। वो कहती है कि अगर मेरी बच्ची को एडमिशन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में नहीं मिला या इंग्लिश कोचिंग कॉलेज में नहीं मिला तो वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाएगी, वो इंग्लिश बोलने में हिचकिचाएगी, उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, वो डिप्रेस हो जाएगी, वो ड्रग्स लेने लगेगी और आदी हो गई तो एक दिन वो सुसाइड कर लेगी। ये क्या कर रही है? वो लगातार ट्रिक कर रही है कि एक पॉइंट को खींचती रहना, बिल्कुल एक ए से लगा के जड़ तक पहुंच गए जबकि एक भी अभी क्लियरफाई नहीं हुआ है, राइट? सो फैलेसी ऑफ स्लिप्रो ऐसे ही है, जब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ नहीं और उसका कंक्लूजन तक हमने क्लियर कर दिया। जैसे इरफान खान की वाइफ ने हिंदी मीडियम मूवी में कहा कि मेरी बेटी का अगर एडमिशन नहीं हुआ वो डिप्रेस हो जाएगी, ड्रग्स लेने लगेगी, उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, ड्रग्स लेने लगेगी, आदी हो जाएगी और उसने सुसाइड कर ली। तो और ऐसा उसने मूवी में कई दफा किया है। ठीक है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसे हमें फैलेसी ऑफ स्लिप्रो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें एक क्वेश्चन है, आपका जो नोट्स में आपको आज सेंड करूंगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि एक हॉस्पिटल में ड्रेस बहुत अच्छी है, नर्स वहां पर अच्छी नहीं है, वहां पर कंपाउंडर अच्छी से वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए वहां की दवाई बहुत ज्यादा महंगी है, इसीलिए वहां का इलाज बहुत गंदा है या बहुत अच्छा है या बहुत महंगा है। तो सारे पॉइंट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पूरी तरीके से अलग है कि ड्रेस अच्छी होने से इलाज का कोई संबंध नहीं होता, नर्स के अच्छे होने से शायद हो सकता है। सो जो पहला स्टेटमेंट होता है फैलेसी ऑफ स्लिप्रो में, उसके होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे अगर इरफान खान की वाइफ कहती है कि अगर हमारी बेटी का एडमिशन इंग्लिश कोचिंग कॉलेज में नहीं हुआ तो वो उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, वो इंग्लिश अच्छे से बोलने में हिचकिचाएगी, इंग्लिश बोल नहीं पाएगी और उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। तो जो पहला पॉइंट है कि उसकी इंग्लिश हिचकिचाएगी, वो इंग्लिश में वीक रहेगी, इसके होने की संभावना ज्यादा है। फिर उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, इसके होने की संभावना पहले स्टेटमेंट से कुछ कम है। और धीरे धीरे वो अपनी बेटी को डेथ पे ले जाती है एंड में, ऐसे होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसे फैलेसी ऑफ स्लिप्रो कहते हैं। मिडिल ग्राउंड फैलेसी। तो मिडिल ग्राउंड फैलेसी क्या होता है, मैं एक बार आपको बताता हूं कि अभी कुछ समय पहले इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन, किसानों ने कहा कि हमें ये तीनों बिल नहीं चाहिए, ये तीनों काले कानून हटाओ, इन्हें रद्द करो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये बिल रहेंगे। काफी लंबा, शायद सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन रहा है, राइट? सो एट द एंड जब गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था तो गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट पास किया और किसानों से बोला कि ऐसा करते हैं, इन तीनों कानूनों को हम 3 साल तक लागू करके देखते हैं, अगर इनका बेनिफिट आया तो इन्हें लागू रखेंगे, अगर बेनिफिट नहीं आया
तो इन्हें हटा दिया जाएगा, जिसे किसानों ने नहीं माना। सो मिडिल ग्राउंड क्या होता है? ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता अपनाना। जैसे एक लेडीज का कपड़े खरीदने जाना और वहां पे सामने से वो जो बेचने वाला होता है वो बोलता है ना कि मैम 2000 रुपए की साड़ी है। वो बोलेगी भैया 1500 में देनी है तो बता दो। मैम नहीं हो पाएगा। वो जब उठ के चल देती है तो एक बार जरूर जो शॉपकीपर होगा वो बोलेगा एक्चुअली मैम ऐसा करते हैं ना आपकी ना हमारी, हमें 1700 रुपए आप इस साड़ी के दे दीजिए। सो दिस इज योर मिडिल ग्राउंड फैलेसी, यानी कि बीच का रास्ता अपनाना। ना स्टेटमेंट को उधर वाला कंप्लीट मानना ना इधर वाला कंप्लीट मानना, एक बीच के रास्ते को अपनाना, इसे मिडिल ग्राउंड फैलेसी बोलते हैं। अब लास्ट होती है रेड हेरिंग फैलेसी, इंपॉर्टेंट फैलेसी है। ये रेड हेरिंग वास्तविक रूप में एक मछली थी जिससे डॉग्स को ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, रेड हेरिंग एक मछली थी जिससे डॉग को ट्रेन किया जाता था, इसकी खुशबू से उन्हें ट्रेन किया जाता था। और इस फैलेसी का मोस्ट पॉइंट ये है कि ये फैलेसी मुख्य रूप से जानबूझ के की जाती है। ये सारी फैलेसीज हो जाती हैं, ये सारी फैलेसी बायोलॉजिकल मिस्टेक में हो जाती हैं। रेड हेरिंग फैलेसी को जानबूझ के किया जाता है। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि अगर एक बच्ची अपने माँ के साथ जा रही है और उसे टॉय दिख गया और उसने टॉय की डिमांड की, बच्चे ने मम्मा ने अपने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक न्यू स्टेटमेंट पास कर दिया कि जल्दी से घर चलते हैं, मैंने आपके लिए आइसक्रीम बनाई है, नहीं तो वो पिघल जाएगी। बच्चे के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर जो फैलेसी की जाती है उसे रेड हेरिंग फैलेसी बोलते हैं। तो बताओ इनमें से कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे सकता हूं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एंड मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनफॉर्मल फैलेसी वो फैलेसी जिनके लॉजिक में एरर होता है। एड इग्नोरेंशियम फैलेसी उस बात पर विश्वास नहीं करना जो अभी तक प्रूफ नहीं हुई। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, समान वर्ड को मीनिंग समान समझना, जिनका स्ट्रक्चर वर्ड्स का सेम है उनके मीनिंग को भी सेम समझकर गलती करना। एड पॉपुलम, जो भीड़ कर रही है वही हम सब करें, ऐसी गलती करना। एड वर्कंडियम, एक ऐसी अथॉरिटी पे, एक ऐसे इंसान पे, अथॉरिटी पे भरोसा करके अपने लॉजिक में एरर करना जिसमें जिस फील्ड में उसे उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, यानी कि बहुत जल्दी से बहुत स्पीड से डिसीजन लेना। स्ट्रॉमैन पॉलिसी, जब हम किसी के आर्ग्यूमेंट पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते तो हम उसको एक छोटा पॉइंट बनाकर उस पर अटैक करते हैं। फैलेसी ऑफ स्लिप रो, यानी कि जहां पर लगातार फिसलन है, यानी कि एक पॉइंट को इतना लंबा ले गए, बहुत लंबा पॉइंट बना दिया, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबसे लास्ट पॉइंट के होने की संभावना बहुत कम है। फिर आया मिडिल ग्राउंड फैलेसी, जब बीच का रास्ता अपना लेते हैं किसी आर्गुमेंट में। फिर आया रेड हेरिंग पॉलिसी जिसे जानबूझकर किया जाता है। रेड हेरिंग पॉलिसी वास्तविक रूप में माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर किया गया एरर होता है। बताओ क्लियर है या नहीं? अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज इसकी पिक जरूर क्लिक कर लो आप। क्लियर है सर, क्लियर है? चलिए पिक क्लिक कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका वेस्टर्न लॉजिक खत्म। इस पॉइंट के साथ आपका वेस्टर्न लॉजिक खत्म। मैं आपको जो ग्रुप में अभी पीडीएफ सेंड करूंगा क्लास के जस्ट बाद, आपको क्या करना है, उसके लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिना आंसर देखे उन क्वेश्चनों को करना है। ऑनलाइन क्वेश्चनों को सर्च करके वेस्टर्न लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को करना है। जो क्वेश्चन नहीं होगा उसे आप ग्रुप में डाल देना, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास टाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक
इंडियन लॉजिक को हमने दो जगह डिवाइड किया। एक होता है आस्तिक और दूसरे होते हैं नास्तिक। नास्तिक। So can anyone define me what is the meaning of आस्तिक and नास्तिक? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। हाँ, ये मुझे किसने बताया है? अपना नाम बोलो एक बार डियर। प्रागी। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्राथी? सर मे बी ये शिवानी ने बोला था। शिवानी ने जो बोला है। नो गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, हम ये मिस्टेक करते हैं, इसे आज ही सुधार लेना, आज के बाद नहीं होनी चाहिए, है ना। आस्तिक होते हैं जो लोग वैदिक नॉलेज पर विश्वास करते हैं, वेदों पर विश्वास करते हैं। और नास्तिक वो हैं जो वेदों की नॉलेज पर विश्वास नहीं करते, जो वैदिक नॉलेज पर विश्वास नहीं करते। याद रखना, हम ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखना। आस्तिक होते हैं जो वैदिक नॉलेज पर विश्वास करते हैं, नास्तिक होते हैं जो वैदिक नॉलेज पर विश्वास नहीं करते हैं। नास्तिक स्कूल टोटल 4 हुए और आस्तिक स्कूल कितने हुए? बोलो आपने क्लास की हुई है ना। विदाउट रिविजन कोई बेनिफिट नहीं आता। बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक, हो गए 3 और 6 होते हैं ये। इनमें से कुछ ऐसे थे, ध्यान से सुनना। हमने ये आस्तिक और नास्तिक को ये क्यों बताया कि वैदिक नॉलेज पर को मानते थे और ये नहीं मानते थे। ये लोग वैदिक नॉलेज को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग जो वैदिक नॉलेज को मानते थे, इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो वैदिक नॉलेज को तो मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो वैदिक नॉलेज को मानते थे। इसीलिए आस्तिक वो लोग थे जो वैदिक नॉलेज को मान्यता देते थे और नास्तिक वो लोग थे जो वैदिक नॉलेज को मान्यता देते थे। क्या रीजन था कि ये वैदिक नॉलेज को मान्यता नहीं देते थे? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, जो हमारे बुद्धिज्म एजुकेशन है, जो बुद्ध ने बताया, उन्होंने ये बोला था कि मान लो एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, उसे मार दिया, तो अगर भगवान है तो जो वो दूसरा आदमी जिसने डेथ की है, जिसने मर्डर किया है, उसे सजा साथ के साथ मिलनी चाहिए या 20 साल बाद मिलनी चाहिए? साथ के साथ मिलना चाहिए। नहीं तो जो इंसान चला गया वो तो चला गया, और जिसको अब पनिशमेंट मिलेगी तो केस चलेगा, कोर्ट कचहरी, और 20 साल बाद जाके उसे सजा मिलेगी, तो ये तो गलत है। और डेफिनेटली इट इज रॉन्ग, ये गलत है। भाई अगर किसी के साथ गलत किया है तो दूसरे के साथ भी साथ के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके साथ के साथ इंसाफ होना चाहिए, राइट। इस बात को मानते हुए इन्होंने वैदिक नॉलेज पर विश्वास नहीं किया। यहां पर हमारे टोटल 6 स्कूल होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बट आपने सर ये कहा कि नास्तिक में 4 होते हैं, आपने 3 लिखा सर। डियर एक और होता है, लेकिन लर्न 3 करने हैं। जो आपको पीडीएफ में दिया गया है, जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए हैं, वो ये तीनों कहे गए हैं। उस कोर्स का नाम, क्योंकि मैं इस क्लास को कल फिर रिवाइज कराऊंगा तो मैं आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि वो मैंने सर्च किया था, मैंने जब देखा था तो यहाँ के 4 स्कूलों के नाम बताए गए, लेकिन क्वेश्चन कभी भी 4 से नहीं आता, 3 से आता है, याद, ओके ठीक है।
और काउंटिंग में जो आपको बताई जाएगी कि नास्तिक स्कूलों की काउंटिंग कितनी है, तो आपको 3 बताई जाएगी, 4 कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और जो आस्तिक स्कूल हैं उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी पीडीएफ काफी सेंड कीजिए। वीडियो पीडीएफ हाँ हाँ डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर, ठीक है। एक होता है न्याय, एक होता है सांख्य, विशेषिका, विशेषिका और योग, YOGE, योग, पूर्व मीमांसा, प्री मीमांसा, एंड पोस्ट मीमांसा। याद रखना है आप लोगों को, इसकी पिक जरूर क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि इंडियन लॉजिक में 2 तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। इसमें 2 तरीके के स्कूल दिए गए हैं और इसमें बताया जाएगा कि एजुकेशन को गेन करने के क्या क्या तरीके थे, लॉजिक को मजबूत करने के क्या क्या तरीके थे, किस किस तरीके से यूज किया जाता था। सो इंडियन लॉजिक को 2 जगह, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में 3 स्कूल, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चरवाक, ठीक है। और आस्तिक में होते हैं 6 स्कूल, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा या प्री मीमांसा एंड पोस्ट मीमांसा। ये टोटल 6 स्कूल थे आस्तिक और 3 स्कूल थे नास्तिक। टोटल 9 स्कूल है। इसके पिक क्लिक कर लो, इससे रिलेटेड हम पूरा पॉइंट कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इनमें आपको एक काम करना है, मैं तो कल बताऊंगा ही क्योंकि मैं क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप हो सके तो ढूंढना कि न्याय को स्कूल को किसने दिया, सांख्य स्कूल को किसने दिया, वैशेषिक स्कूल को किसने दिया, योगा का आपको सबको पता है कि पतंजलि ने दिया है, पतंजलि गुरु योग थे। पूर्व मीमांसा, पोस्ट मीमांसा किस किसने दिए हैं, इन सबको आप लिखोगे, ठीक है। चलिए एक बार पिक क्लिक कर लीजिए, फिर आज के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन डियर? ऑनलाइन क्लास? सर रीजनिंग और मैथ्स की क्लास आप लोगे नाइट में 6 या 7? सॉरी सर इवनिंग में आप क्लास लोगे रीजनिंग यस और मैथ्स की? यस डियर, ऑनलाइन नहीं पूछते ये बात बेटा, ठीक है। चलिए बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं सेम टाइम। सर हमारी नहीं हो रही रीजनिंग की क्लास। अरे प्राथिव, यस सर। आप रीजनिंग की क्लास लेना चाहते हो? अरे क्यों नहीं सर, क्यों नहीं लेना चाहेंगे। हेलो। हाँ प्राथिव, यस सर। अभी ना मैं 6:15 के समथिंग मेरी ही क्लास है रीजनिंग की, ठीक है।